नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर हैं, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप सही तरीके से एएसआर फॉर्म यानी कि रीऑथराइजेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप अपना अनसेटल्ड क्लेम का जो अमाउंट है उसका रिफंड पा सकते हैं। तो दोस्तों एएसआर फॉर्म यानी कि रीऑथराइजेशन फॉर्म को अगर आप सही ढंग से फिल नहीं करते हैं तो आपका अनसेटल्ड जो अमाउंट होता है पीएफ का उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एएसआर फॉर्म से रिलेटेड सभी जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स दिए थे। उस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है। आप उस वीडियो को सबसे पहले देख ले ताकि आपको एएसआर फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी हो जाए। उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैंने आपको बताया है कि एएसआर फॉर्म को सही तरीके से आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। वहां पे मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि कैसे आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप उसको फिल कर सकते हैं सही तरीके से, और कैसे आप उसको अपने पीएफ के ऑफिस में जमा करा सकते हैं और उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहां पे एएसआर फॉर्म ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सही तरीके से एएसआर फॉर्म फिल कर सकते हैं ताकि आपका अनसेटल्ड पीएफ का जो अमाउंट है उसका रिफंड आपको मिल सके। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपको एएसआर फॉर्म कहां से मिलेगा, आप कहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एएसआर फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे, उसमें आप गूगल का सर्च इंजन ओपन कर लेंगे। उसके बाद सर्च इंजन में आप एएसआर फॉर्म टाइप कर देंगे। उसके बाद आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ सर्च रिजल्ट्स ओपन हो जाएंगे जिसमें से सबसे पहला सर्च रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा एएसआर फॉर्म का। ये एक पीडीएफ फाइल है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एएसआर फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसका प्रिंट ले सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो फ्यूचर के लिए आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं कि हम एएसआर फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस फॉर्म पे देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको लिखा हुआ है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। उसके ठीक नीचे आपको कुछ स्पेस दी हुई है जहां पे आपको फिल करना है। यहां पे आपने फिल करना है अपना पीएफ ऑफिस का जो एड्रेस होता है वो आपने यहां पे फिल कर देना है। तो यहां पे पीएफ ऑफिस का एड्रेस फिल करना है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पीएफ ऑफिस का एड्रेस क्या है? तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना स्टेट और यूटी सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट या यूटी में आपका पीएफ ऑफिस है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे चंडीगढ़ सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद ठीक आगे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहां पे वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका पीएफ ऑफिस है। और दोस्तों इतना सिलेक्ट करने के बाद ठीक नीचे आपको एक सबमिट का बटन नजर आएगा, आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद ठीक नीचे आपको अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का जो रीजनल ऑफिस का एड्रेस है वो आपको नजर आने लग जाएगा। आप इसी एड्रेस को आप अपने एएसआर फॉर्म में फिल कर देंगे। और दोस्तों आगे आपको इस फॉर्म में सब्जेक्ट नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ है फॉर द सेटलमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर। तो यहां पे आपने अपना पीएफ अकाउंट नंबर डालना है, यानी कि आपका जो पीएफ नंबर है वो आपने यहां पे एंटर कर देना है। अब यहां पे ईपीएफ मेंबर्स क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कई ईपीएफ मेंबर्स यहां पे यूएन नंबर डाल देते हैं, तो आपने यहां पे यूएन नंबर नहीं डालना है, आपने पीएफ अकाउंट नंबर डालना है। अब यूएन नंबर आप क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि एक यूएन नंबर के अंदर मल्टीपल पीएफ अकाउंट हो सकते हैं। लेकिन जिस पीएफ अकाउंट का हमारा क्लेम सेटल्ड हुआ था और वो हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया है, उसी पीएफ अकाउंट नंबर को हम यहां पे एंटर करेंगे। तो ये चीज आप बहुत ही ध्यान से एंटर करिए क्योंकि बहुत सारी गलतियां इसमें होती है। और दोस्तों इस फॉर्म में आगे लिखा हुआ है आई हैव अप्लाइड फॉर द सेटलमेंट ऑफ माई प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर। तो यहां पे भी आपने अपना पीएफ अकाउंट नंबर डाल देना है। जो पीएफ अकाउंट आपने यहां डाला था वही पीएफ अकाउंट आप यहां पे भी डाल देंगे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बट फॉर एनी रीजन इशूड मनी ऑर्डर, और यहां पे स्लैश देके लिखा हुआ है चेक। तो यहां पे आप डालेंगे एनईएफटी।
ठीक है, आपने यहाँ पे एनईएफटी डालना है। आपके पास एनईएफटी नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे एनईएफटी लिख देंगे। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे चेक नंबर, ऑर्डर नंबर कौन सा डाले, तो यहाँ पे आपको कोई भी नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एनईएफटी लिखेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शंस ईपीएफओ में होती है तो वो एनईएफटी के थ्रू ही होती है, तो आप यहाँ पे एनईएफटी डाल देंगे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ऑफ रुपीस, आप यहां पे अमाउंट डालेंगे जो अमाउंट आपका सेटल्ड हुआ है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कितना अमाउंट आपका सेटल्ड हुआ था जो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो आप इसके लिए आप अपनी पासबुक चेक कर सकते हैं। फिलहाल पासबुक का जो पोर्टल है वो अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं और वहां पे मैं आपको बताता हूं कि कहां से आप ये डाटा ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, यहाँ पे एक फॉर्म जो है वो सेटल्ड हुआ है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा टोटल अमाउंट अप्रूव्ड, तो इसके आगे जो आपको अमाउंट यहाँ पे नजर आ रहा है यही वो अमाउंट है जो आपने उस फॉर्म में वहां पे एंटर करना है। यानी कि जो अमाउंट आपका सेटल्ड हुआ था वो ये अमाउंट वहां पे मांगा जा रहा है, तो आपने यहाँ पे टोटल अमाउंट अप्रूव्ड वाला जो अमाउंट है वो आपने वहां पे एंटर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टोटल अमाउंट अप्रूव लिखा हुआ है 3978, तो मैं वहां पे 3978 एंटर कर देता हूं। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे डेट मांगी जा रही है कि किस डेट को आपका जो अमाउंट है वो सेटल्ड हुआ था, तो ये डाटा भी आपको अपने पासबुक पे मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट अप्रूव्ड हुआ था जहां पे आपने देखा था उसके ठीक नीचे आपको डिस्पैच डेट का आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे आपको एक डेट नजर आएगी, तो आपने यही वाला डेट जो है वो वहां पे टाइप कर देना है, एंटर कर देना है। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपके पास दो डेट नजर आ सकती है। सबसे स्टार्टिंग में आएगा आपको क्लेम रिसिप्ट डेट, आपने क्लेम रिसिप्ट वाला डेट नहीं डालना है, आपने डिस्पैच डेट वाला यहां पे एंटर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है 13/1/2020, तो मैं वहां पे 13/1/2020 एंटर कर दूंगा, वहां पे लिख दूंगा। और दोस्तों उसके बाद ठीक नीचे यहां पे लिखा हुआ है सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड द मनी ऑर्डर स्लैश चेक ऑफ, यहां पे रुपीस, यहां पे आपने अमाउंट डालना है, तो आपने यहां पे वही अमाउंट डालना है जो अमाउंट आपने यहां पे एंटर किया था। ये देखिए 3978 यहां पे एंटर किया था, तो मैं यहां पे 3978 एंटर कर देता हूं, तो वही सेम अमाउंट आपने यहां पे एंटर कर देना है। आगे लिखा हुआ है टू बिलो मेंशन्ड एड्रेस, तो यहां पे कुछ नीचे डिटेल आपको डालनी है, तो चलिए मैं यहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, ठीक नीचे आपको दो डिटेल एंटर करनी है। पहली डिटेल है बैंक अकाउंट डिटेल और दूसरी है होम एड्रेस डिटेल, यानी कि मेंबर की जो बैंक डिटेल है वो आपने एंटर करनी है और यहाँ पे मेंबर का जो हाउस का एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे आपने ध्यान से एंटर करना है कि उस मेंबर का, जिस मेंबर का पीएफ अकाउंट है उसका नाम क्या है, आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद उस मेंबर का बैंक अकाउंट नंबर क्या है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और ध्यान रखिए आप अपनी चेकबुक या अपने पासबुक से ये डाटा यहां पे एंटर करें। उसके बाद ठीक नीचे बैंक का नाम है कि किस बैंक में आपका अकाउंट है वो आप यहां पे बैंक का नाम लिख देंगे। उसके बाद आपके बैंक का क्या एड्रेस है वो आप यहां पे लिख देंगे। ये सारी डिटेल आपको आपके बैंक के पासबुक पे नजर आ जाएगी, वहां से आप ये सारी डिटेल यहां पे एंटर कर देंगे। अगर आपके पास ये डिटेल नहीं है तो आप अपने होम ब्रांच में जाके ये डिटेल ले सकते हैं, उसके बाद आप यहां पे एंटर कर देंगे। उसके बाद जिस एड्रेस पे आपका बैंक है उस एड्रेस का जो पिन कोड है वो आप यहां पे एंटर कर देंगे। उसके बाद ठीक है आगे है यहां पे होम एड्रेस, तो होम एड्रेस में आप मेंबर का नाम डालेंगे। यहां पे मेंबर का नाम डालने के बाद आपको होम एड्रेस डालना है, उसका फुल एड्रेस डालेंगे, जिस एड्रेस पे वो करेंटली अवेलेबल है वो आप यहां पे डाल देंगे और जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं वही आपके आधार कार्ड पे भी होगा, तो आप अपने आधार कार्ड से ये डिटेल यहां पे एंटर कर दे। उसके बाद ठीक नीचे यहां पे पिन कोड है, तो जिस एड्रेस पे अभी मेंबर रह रहा है उसका पिन कोड आप यहां पे एंटर कर देंगे। और दोस्तों इतना करने के बाद अब बात आती है साइन और सिग्नेचर की और स्टैंप की। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि जब आप इस फॉर्म को फिल कर देते हैं तो इस फॉर्म पे आप अपने एम्प्लॉयर के साइन और स्टैंप करवा सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं करता है, किसी तरह की आनाकानी करता है, तो आप अपने एरिया के गेजेटेड ऑफिस से भी, ऑफिसर से भी आप साइन करवा सकते हैं। अगर गेजेटेड ऑफिस से भी साइन नहीं कराना चाहते हैं तो आप अपने ब्रांच मैनेजर से साइन करा सकते हैं, यानी कि आप अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर से साइन और स्टैंप करवा सकते हैं। इनमें से अगर किसी से भी करवाएंगे तो वो यहां पे साइन और स्टैंप अपना कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहां पे आपको एक और ऑप्शन नजर आएगा मेंबर नेम का, तो जिस मेंबर का ये पीएफ अकाउंट है उस मेंबर का नाम यहां पे एंटर कर देंगे, यहां पे लिख देंगे। उसके बाद ठीक नीचे यहां पे फादर और
हस्बैंड नेम का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। तो अगर जो मेंबर है वो मेल है तो यहां पे वो फादर नेम डालेंगे, अगर वो फीमेल है तो वो यहां पे हस्बैंड नेम डाल देंगे। और दोस्तों उसके बाद ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा एडवांस स्टैम्प्ड रिसिप्ट का। आपने क्या करना है, यहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑफिशियल यूज के लिए है। तो यहां पे जो भी यहां पे डाटा फिल होगा वो ऑफिशियली यहां पे फिल होगा, आपको यहां पे कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इस फॉर्म को पूरा फिल करने के बाद आपने इस फॉर्म के साथ अपने बैंक की चेक लगानी है। अगर आपके पास चेक नहीं है तो आप अपनी बैंक की पासबुक भी लगा सकते हैं। और ऑप्शनल तौर पे आप इसके साथ पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड और अपना यूएन कार्ड भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये सब लगाने के बाद, इस फॉर्म को पूरा फिल करने के बाद आप अपने ईपीएफ ऑफिस में, यानी कि जो रीजनल ऑफिस होगा, जिस पीएफ ऑफिस में आपका पीएफ अकाउंट है, उस पीएफ अकाउंट में आप जाके इसको जमा करा देंगे। और दोस्तों इतना करने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो आपने इस फॉर्म में अपनी बैंक की जो डिटेल दी है, उस बैंक अकाउंट में आपका जो अनसेटल्ड अमाउंट था वो आपका सेटल्ड कर दिया जाएगा, उसका रिफंड उस बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको एएसआर फॉर्म को फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।